राजस्थान प्रदेश के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, साहित्य क्लासेस के अंतर्गत आज हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करेंगे और राजनीति विज्ञान में इकाई 2 और इकाई 2 में आपके 3 चैप्टर हैं, जिसमें पहला है राजनीतिक समाजीकरण, दूसरा है राजनीतिक संस्कृति और तीसरा है राजनीतिक सहभागिता। तो इसमें से राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक सहभागिता यानी दूसरे और तीसरे चैप्टर का अध्ययन हमने कर लिया। आज हम चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे। चैप्टर 1 में है राजनीतिक समाजीकरण और इसके अंतर्गत आप सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए 4 विषयों का जो अध्ययन है उसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप 9610208295 इन पर आप सभी की सुविधा के लिए व्हाट्सएप ग्रुप का निर्माण भी किया गया है, जिसमें समय समय पर उन सभी ग्रुप्स में परीक्षा से संबंधित और आपके स्टडी से संबंधित विभिन्न मटेरियल जो है वो अपलोड किए जाते हैं। तो आप अधिकाधिक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास वीडियो अपलोड होते ही आपके पास आ जाए। राजनीतिक समाजीकरण में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें कौन कौन से प्रश्नों के उत्तर होंगे। इसमें एक तो राजनीतिक समाजीकरण क्या है, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे। राजनीतिक समाजीकरण के घटक या इसके साधन क्या क्या है या इसके माध्यम क्या क्या है, उनके बारे में पढ़ेंगे। तीसरा होगा राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम और उनकी भूमिकाएं क्या है। भाई जैसे परिवार है या और भी अन्य जो है उनकी भूमिकाएं क्या है, वो किस प्रकार उपयोगी है। राजनीतिक समाजीकरण के साधन या साधन भी आ सकता है, माध्यम आ सकता है। राजनीतिक समाजीकरण और विद्यार्थी का संबंध क्या है, इस प्रकार के प्रश्न भी होंगे। और भी छोटे मोटे कई प्रश्न होंगे, जिसमें कम से कम 20 से 25 प्रश्न है वो आपके किए जाएंगे। और एक बात आपसे बता दूं कि आपके लिए जो संशोधित पाठ्यक्रम है, उस संशोधित पाठ्यक्रम में इस इकाई को बरकरार रखा गया है। इस इकाई में कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है। तो आप सभी विद्यार्थियों की सुविधा के लिए पाठ्यक्रम जो है वो कैसा अच्छा रहा, यानी जैसे मान लो उसमें राजनीतिक विचारधाराओं में जैसे आपके उदारवाद, समाजवाद, मार्क्सवाद, गांधीवाद, यानी उन चारों अवधारणाओं को हटा दिया गया। इसके आगे आपके राजनीति विज्ञान के उभरते आयाम, उनमें से किसी भी चैप्टर को नहीं हटाया है। इसके आगे आपके खंड बे आ जाता है। खंड बे में आपके मूल अधिकार, एक तो मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य, ये चैप्टर आपके हटा दिया गया है। इसके आगे आ जाता है भारत में शासन, और भारत में शासन में संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति निर्वाचन, शक्तियां, प्रधानमंत्री और उनके कार्य, वो हटा दिया गया है। इसके अलावा राज्य स्तरीय और स्थानीय शासन व्यवस्था, जैसे 73वें 74वें संविधान संशोधन के संदर्भ में वर्तमान स्वरूप, वो हटा दिया गया है। आगे आपके एक चैप्टर आ जाता है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियां, जिसमें से क्षेत्रवाद और भाषावाद को हटा दिया गया है। इसके आगे एक चैप्टर और आ जाता है भारत की विदेश नीति और संयुक्त नीति एवं संयुक्त राष्ट्र संघ। उसमें भी आपके चैप्टर नंबर 3 और 4, भारत के पड़ोसी देशों से संबंध, पाकिस्तान, चीन, नेपाल वाला, और क्षेत्रीय संगठन जिसमें आसियान और सार्क है, ये चैप्टर आपके हटा दिए गए हैं, जो आप अपनी पुस्तक में लगा लें। और इसके अलावा आपके प्रमुख अवधारणाएं जो इकाई 1 है, उसमें से धर्म को हटा दिया गया है। तो आप अच्छे से तैयारी करें इन चैप्टर्स को, जो चैप्टर मैंने बताए हैं उन सभी चैप्टर को छोड़ करके आप तैयारी करें। तो ये राजनीतिक समाजीकरण जो है वो आपके पाठ्यक्रम में है। तो चलिए हम देखते हैं राजनीतिक समाजीकरण क्या है। आप सभी की सुविधा के लिए तैयार किया गया पाठ आधुनिक राजनीतिक अवधारणाएं इकाई 2 और राजनीतिक समाजीकरण। देखिए इसकी शुरुआत देखिए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी राज्यों के अध्ययन के लिए तुलनात्मक राजनीति में अनेक नवीन अवधारणाओं का विकास हुआ, जिसमें व्यवहारवादी क्रांति के अंत्य अनुशासनात्मक उपागम पर जोर देने के कारण भी राजनीति विज्ञान में विभिन्न नवीन अवधारणाएं शामिल की गई। राजनीति विज्ञान का अध्ययन करने के लिए समाजशास्त्र एवं राजनीति विज्ञान के बढ़ते अंतर संबंधों के फलस्वरूप कई समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं राजनीति विज्ञान में शामिल हुई, जिनमें राजनीतिक संस्कृति,
राजनीतिक सहभागिता, राजनीतिक विकास और राजनीतिक समाजीकरण आदि प्रमुख है। अब जैसे मानो राजनीतिक समाजीकरण क्या है, तो इसके संबंध में आपको थोड़ी सी भूमिका लिखनी है, जिसमें आप ये लिखेंगे कि समाज जैसे दूसरे विश्व युद्ध के बाद जो एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, इनके अध्ययन के बाद जो तुलनात्मक राजनीति विज्ञान का अध्ययन हुआ और उसके बाद जो नवीन अवधारणाएं विकसित हुई, उनमें कई समाजशास्त्रीय संकल्पनाएं और राजनीति विज्ञान में शामिल की गई, जिसमें राजनीतिक संस्कृति है, राजनीतिक सहभागिता है, राजनीतिक विकास है, राजनीतिक समाजीकरण है, ये सभी शामिल की गई। और इस तरह राजनीतिक समाजीकरण समाजशास्त्रीय संकल्पना समाजीकरण से प्रेरित, राजनीतिक समाजीकरण जो है वो समाजशास्त्र से प्रेरित है। समाजीकरण में देखिए, समाजीकरण में क्या है, समाजीकरण में निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। समाजीकरण क्या है, निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से व्यक्ति समाज के रीति रिवाजों, परंपराओं, मूल्यों एवं मान्यताओं अर्थात समाज की संस्कृति को अंगीकार कर उसका क्रियाशील सदस्य बनता है। जैसे प्रत्येक समाज अपनी संस्कृति के अनुरूप बालक को बोलना, अभिवादन का तरीका, पूजा पद्धति, पहनावा, खान पान आदि सिखाता है। ये समाजीकरण के ही अंग है। जैसे मान लो हम जिस परिवार में रहते हैं, जिस समाज में रहते हैं, उस समाज में उस समाज की संस्कृति के अनुरूप बोलना, हमें जैसे मान लो किसी का अभिवादन करना है, स्वागत करना है, तो वो हमारा तरीका उस समाज से संबंधित रहेगा। पूजा पद्धति हमारी वही रहेगी, पहनावा, खान पान, आदतें वो हम उसी परिवार से सीखेंगे, अर्थात हमारी वही प्रक्रिया क्या है, समाजीकरण कहलाती है। इस प्रक्रिया को समाजीकरण कहते हैं, जिसके द्वारा बालक मानव समाज से उस विशेष समाज का सदस्य बनता है। सबसे पहले व्यक्ति क्या है, मानव है। मानव होने के बाद जब व्यक्ति जिन संस्थाओं का या जिस संस्था का, जिस संगठन का वो सदस्य बनता है, अर्थात जिस संगठन के नियमों को फॉलो करता है, जिस संगठन की संस्कृति को अपनाता है, वह उसका समाजीकरण है, वह उसका समाजीकरण है। राजनीतिक जीवन के लिए भी इसी प्रकार सीखने सिखाने की प्रक्रिया रहती है, जिसके माध्यम से व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित होती है। राजनीतिक जीवन एवं पद्धति के प्रति उसके दृष्टिकोण का विकास होता है। इस तरह जिस प्रक्रिया द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है, अर्थात राजनीतिक जीवन, राजनीतिक समाजीकरण वो होता है जिसके द्वारा व्यक्ति राजनीति के प्रति अपना ज्ञान प्राप्त करता है। आगे देखिए, उस प्रक्रिया को राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। जिस प्रक्रिया के द्वारा, जिस पद्धति के द्वारा व्यक्ति राजनीति से संबंधित ज्ञान प्राप्त करता है, उसे राजनीतिक समाजीकरण कहते हैं। दूसरे शब्दों में इसकी एक परिभाषा यह भी है कि राजनीतिक समाजीकरण राजनीतिक संस्कृति को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने का साधन है। इट इज द मीन, यानी यह सोशलाइजेशन को एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में पहुंचाने का एक मीन है, साधन है। वास्तव में राजनीतिक व्यवस्था के सुचारू संचालन में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। राजनीतिक समाज एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में एक नेता जो है वो अपना उत्तराधिकारी, अर्थात एक पार्टी जो है वो अपने जो नियम है, अपने साधन है, वो दूसरी पीढ़ी अर्थात दूसरे सदस्यों को सिखाता रहता है। वो उसमें रह करके सीखते हैं, वो आगे से आगे वो अनुगमन करती रहती है और इसमें कुछ न कुछ परिवर्तन भी होते रहते हैं। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था के कुछ आदर्श होते हैं। जैसे भारत का आदर्श लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्र समाज है। भारत का आदर्श क्या है, आपसे पूछा जा सकता है कि भारत का आदर्श क्या है, लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्र समाज। अतः भारत में राजनीतिक समाजीकरण द्वारा नागरिकों को लोकतंत्र एवं स्वतंत्र समाज के प्रति निष्ठावान बनाने का प्रयास किया जाएगा। वहीं साम्यवादी चीन का आदर्श साम्यवादी व्यवस्था और बंद समाज है, इसलिए चीन के नागरिकों को राजनीतिक समाजीकरण के माध्यम से इसी अनुरूप बनाने का प्रयास किया। अर्थात जिस देश का राजनीतिक समाजीकरण जैसा है, वहां के नागरिकों को वही सिखाया जाता है। जैसे चीन में क्या है, बंद समाज वाली व्यवस्था है, तो वहां के समाज को क्या सिखाया जाता है, वही उसी तरीके से रहने का। अपने यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वतंत्र समाज की संकल्पना है हमारी राजनीतिक व्यवस्था में, तो हमें क्या सिखाया जाता है, हमें यही सिखाया जाता है कि हम लोकतांत्रिक रहें, एक दूसरे के प्रति स्वतंत्र समाज की स्थापना करें। राजनीतिक समाजीकरण की सर्वप्रथम व्याख्या करने वाले थे हर्बर्ट हाइमन। ये ध्यान रखोगे, सर्वप्रथम इसकी व्याख्या करने वाले थे हर्बर्ट हाइमन, जिन्होंने अपनी पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, राजनीतिक समाजीकरण, और इसके विविध पक्षों पर प्रकाश डाला। आमंड और पॉवेल के अनुसार
देखिए ये परिभाषा आमंड और पोवेल के अनुसार राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है। ये आमंड और पोवेल की परिभाषा आपको याद रखनी है। राजनीतिक समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से राजनीतिक संस्कृति में प्रवेश कराया जाता है तथा उनकी राजनीतिक उद्देश्यों के प्रति अभिप्रेरणाओं को बनाया जाता है। तो ये राजनीतिक समाजीकरण की आमंड और पोवेल की परिभाषा है। आगे देखिए कावनाग जो विद्वान थे राजनीति विज्ञान की, उन्होंने क्या लिखा है कि राजनीतिक समाजीकरण वह शब्द है जो उस प्रक्रिया का वर्णन करता है जिस प्रक्रिया के माध्यम से व्यक्ति राजनीति से संबंधित अपना ज्ञान प्राप्त करता है। तो बिल्कुल अच्छी अच्छी परिभाषाएं हैं। कावनाग की परिभाषा क्या है? राजनीतिक समाजीकरण वो शब्द है और वो उस प्रक्रिया का वर्णन करने वाला शब्द है जिसके माध्यम से व्यक्ति को राजनीति से संबंधित ज्ञान सिखाया जाता है। इन परिभाषाओं का सार क्या है? सार यह है कि राजनीतिक समाजीकरण का उद्देश्य व्यक्तियों को अपनी राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना तथा विकसित करना है जिससे कि वे राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू संचालन में सहायक बना सके। यानी राजनीतिक समाजीकरण वो है जिससे व्यक्ति राजनीतिक व्यवस्था की शिक्षा प्रदान करना अर्थात राजनीति की शिक्षा देना और उसे विकसित करना जिससे वो अपनी राजनीतिक व्यवस्था को सुचारू बना सके अर्थात राजनीतिक व्यवस्था को कायम कर सके। अब राजनीतिक व्यवस्था के साधन टूल्स ऑफ पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। व्यक्ति में राजनीतिक समझ विकसित करने वाली समाज में अनेक संस्थाएं होती है जैसे परिवार, शिक्षण संस्थाएं, राजनीतिक एवं सामाजिक संस्थाएं, सरकारी प्रक्रियाएं, जनसंचार के साधन इत्यादि। इनमें से कुछ संस्थाएं ऐसी है जो अनायास एवं स्वाभाविक रूप से राजनीतिक समाजीकरण करती है। देखिए परिवार है, शिक्षण संस्थाएं हैं, राजनीतिक सामाजिक संस्थाएं होती है वो है संगठन है, सरकारी प्रक्रियाएं हैं अर्थात सरकार जो होती है उनके नियम, और जनसंचार के साधन जैसे मीडिया है। ये भी व्यक्ति का अर्थात राजनीतिक समाजीकरण में अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जबकि कुछ ऐसी चीजें हैं जो औपचारिक तरीकों से ये कार्य करती है। प्राय खुले एवं लोकतांत्रिक समाजों में राजनीतिक समाजीकरण में अनौपचारिक प्रक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, अनौपचारिक प्रक्रियाओं की। जबकि चीन जैसे साम्यवादी और पाकिस्तान जैसे कट्टरपंथी राज्यों में सरकारी तंत्रों के माध्यम से राजनीतिक संस्कृति की जबरन घूट पिलाई जाती है। अपने जो ये जो देश हैं जिसको हम कह सकते हैं लोकतांत्रिक देश, लोकतांत्रिक देशों में तो क्या होता है? लोकतांत्रिक देशों में तो व्यक्ति के हृदय को परिवर्तित करके और फिर राजनीतिक समाजीकरण किया जाता है। जबकि जहां की जैसे चीन जैसे साम्यवादी देश है या जैसे पाकिस्तान जैसा कट्टरपंथी जो राज्य है, वहां पर क्या करती है सरकार? वहां की राजनीति अर्थात सरकार जो है वहां के नियम थोपती है। वहां के नियम क्या करती है? थोपती है और उसे उन नियमों का पालन करना पड़ता है। अगर वो नहीं करते हैं तो उन पर कठोरतम व्यवहार किया जाता है। ऐसा अपने भारत में नहीं है, जहां लोकतांत्रिक देश है वहां पर नहीं है। उपयुक्त संस्थाएं किस प्रकार ये कार्य करती है इस पर हम दृष्टिपात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपके है परिवार। परिवार में देखिए परिवार क्या है? परिवार प्रथम पाठशाला मानी जाती है जिसके माध्यम से बालक रीति रिवाजों और परंपराओं को सीखता है, अपने माता पिता की आज्ञा को स्वीकार करता है जिससे उसमें सत्ता का बोध होता है। इसके अलावा सबके साथ मिलकर रहने, परिवार में सहयोग करने और अपनी मांगों को मनवाने के लिए किस प्रकार दबाव बनाया जाए आदि बातें सीखकर वह राजनीतिक क्रियाओं की क्षमता विकसित करता है। परिवार में जब रहता है तो उसकी परिवार के प्रति या अपनी जो आवश्यकताएं होती है वो परिवार के मुखिया से या परिवार से वो किस प्रकार मनवाता है, क्या करना पड़ता है उसे, परिवार में साथ रहने पर उसका परिवार के प्रति क्या दायित्व होता है, परिवार के प्रति उसका क्या सहयोगात्मक रवैया रहता है, ये सारी बातें वो कहां से सीखता है? वो परिवार से सीखता है। सामान्यतः चुनावी अनुभव ये बताते हैं कि परिवार का मुखिया जिस राजनीतिक दल का समर्थक होता है
परिवार के अन्य सदस्य भी उसका अनुसरण करते हैं। यह बिल्कुल स्वाभाविक बात है कि जिस परिवार में जिस पार्टी के सदस्य होते हैं, जैसे बूढ़े बुजुर्ग जिस पार्टी का समर्थन करते हैं, तो वो लोग उसी पार्टी का गुणगान करते हैं, उसी पार्टी का समर्थन करते हैं। इस प्रकार राजनीति के प्रति प्रारंभिक समझ का विकास परिवार के माध्यम से ही होता है। राजनीति के प्रति जो फर्स्ट जो समझ है वो किसके माध्यम से होती है? परिवार के माध्यम से होती है। इसके बाद होती है शिक्षण संस्थाएं। शिक्षण संस्थाओं में भी राजनीतिक समाजीकरण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। कैसे? राजनीतिक समाजीकरण में शिक्षण संस्थाओं की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। बालक परिवार में जिन राजनीतिक अभिवृत्तियों को आत्मसात करता है, शिक्षण संस्थाओं में वे और अधिक दृढ़ बन जाते हैं। शिक्षण संस्थाओं में जब वो जाते हैं तो वहां पर सभी प्रकार की जो पार्टीज होती है, सभी प्रकार की जो संस्थाएं होती है, राजनीतिक अभिवृत्तियां होती है, उन अभिवृत्तियों के गुणगान होते हैं और वहां आकर के वह दृढ़ बन जाते हैं, कई बार में परिवर्तन भी हो जाते हैं। विभिन्न पृष्ठभूमि के सहभागियों के साथ अनुकूलन करने की आवश्यकता से बालक राजनीतिक व्यवस्थाओं की विविधताओं और विरोधाभासों के साथ समायोजन करना सीखता है। अब विभिन्न प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं, राजनीतिक व्यवस्थाएं, जिसको राजनीतिक दल भी कह सकते हैं। अब राजनीतिक दलों में प्रत्येक जो दल है उनके अलग अलग मतमतांतर होते हैं, उनमें विरोधाभास होते हैं, उनके सिद्धांतों में विविधताएं होती है। अब जब बालक क्या है कि विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों के बारे में पढ़ते हैं, उनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं, तो उनमें क्या है कि उनके विरोधाभासों के साथ वो समायोजन करने की क्षमता भी विकसित कर लेता है। कि बालक की शिक्षा जितनी व्यापक होगी, इसकी संभावना ज्यादा है कि वह राजनीति में उतनी ही रुचि लेगा। व्यापक शिक्षा वाला, उसके राजनीतिक ज्ञान का विकास होगा। लेकिन शिक्षण संस्थाओं का पाठ्यक्रम कैसा है, उसकी मित्र मंडली कैसी है, अथवा शिक्षकों का राजनीतिक व्यवस्था के प्रति दृष्टिकोण और वैचारिक अभिमुखीकरण कैसा है, यह सब तत्व भी राजनीतिक समाजीकरण को प्रभावित करते हैं। जैसे मान लो जिस विद्यालय में वह पढ़ता है, तो वहां के जो स्टाफ है, वहां के जो शिक्षक है, उन शिक्षकों का राजनीति के प्रति क्या रवैया रहता है, राजनीति के प्रति वो कितनी रुचि लेते हैं, कितनी रुचि से वो राजनीति के प्रति बताते हैं। पाठ्यक्रम क्या है, उस पाठ्यक्रम में राजनीति के प्रति कौन कौन से तत्वों को शामिल किया गया, राजनीति के प्रकार, राजनीति कैसी होनी चाहिए, किस प्रकार की राजनीति के बारे में बताया गया। अब उनकी मित्र मंडली कैसी, मित्र मंडली अर्थात उनके जो दोस्त हैं, वो दोस्त किस प्रकार की राजनीति के शिकार हैं, किस प्रकार की राजनीति करते हैं। तो ये सारी व्यवस्थाएं जो है वो भी उन पर प्रभाव डालती है, इससे वो प्रभावित होता है। क्योंकि शिक्षक अपने आचरण और अन्य विभिन्न तरीकों से विद्यार्थियों को अपनी विचारधारा की ओर प्रेरित करने का प्रयास करते हैं। एक हमेशा ध्यान रखें कि बच्चे जो होते हैं, विद्यार्थी जो होते हैं, वो मुख्यतया अपने गुरुजनों के चरित्र का अनुगमन करते हैं, अर्थात गुरुजन उनके आदर्श होते हैं और उन आदर्शों का वो अनुसरण करते हैं। अगर मान लो किसी विषमताओं से संबंधित अगर आचरण हो जाते हैं, तो भी वो उसका परिणाम आगे जाकर के गलत होता है, तो वो अपने आदर्श मानते हैं। तो उसमें इससे अधिक से अधिक इस प्रकार की व्यवस्थाएं, इस प्रकार की बातें होनी चाहिए जिससे विद्यार्थी जो है वो सकारात्मक रूप से प्रभावित हो। इसके अलावा राजनीतिक दल होते हैं, वो राजनीतिक दल भी किस प्रकार प्रभावित करते हैं। देखिए, राजनीतिक दल अपनी नीतियों, विचारधारा और कार्यक्रमों के माध्यम से समाजीकरण का महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यद्यपि लोकतांत्रिक देशों और साम्यवादी सर्वाधिकारवादी राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका अलग अलग होती है। ऐसे राज्यों में समाजीकरण के साधनों पर राज्य का कठोर नियंत्रण रहता है, जबकि लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों की बहुलता होती है। यानी राज्यों में राजनीतिक दलों की भूमिका लोकतांत्रिक देशों में और साम्यवादी या सर्वाधिकारवादी, साम्यवाद देश वो होते हैं जहां पर सरकार का शासन होता है, तो वहां जो नियम बनाए जाते हैं उसी का पालन करना होता है। और लोकतांत्रिक देश वो होते हैं जिसमें जनता द्वारा शासन होता है, जनता की भावनाओं का सम्मान किया जाता है। तो इस प्रकार के जो देश होते हैं साम्यवादी या सर्वाधिकारवादी, तो वहां पर क्या होता है, समाजीकरण के साधनों पर राज्य का कठोर शासन और नियंत्रण रहता है। लोकतांत्रिक राज्यों में राजनीतिक दलों की बहुलता होती है और वे स्वतंत्रता पूर्वक अपने अपने विचारों के अनुरूप समाजीकरण के लिए स्वतंत्र होते हैं। अपने अपने विचार होते हैं, उनके अपने अपने विचारों से शासन किस प्रकार स्थापित हो, जनता को अधिक से अधिक किस प्रकार सुविधाएं प्राप्त दी जा सके, वो सारी व्यवस्थाएं राजनीतिक दल करते हैं। जबकि साम्यवाद देशों में एक ही दल की सरकार होती है और वो एक ही दल जो है वो जिस प्रकार उनका नियम होता है, उसी नियम को उन्हीं नियमों का
फॉलो करना पड़ता है, उन्हीं नियमों के पीछे उनका अनुगमन करना पड़ता है। एक देखिए, राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो कहां तक प्रभावित करते हैं राजनीतिक समाजीकरण में। विभिन्न राष्ट्रीय प्रतीक जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह, सेना की परेड आदि के माध्यम से राजनीतिक व्यवस्था और राजनीतिक आदर्शों के प्रति नागरिकों में आस्था के भेदभाव किए जाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक जो होते हैं उनसे भी व्यक्ति का राजनीतिक समाजीकरण होता है। जनसंचार के साधन देखिए कैसे प्रभावित करते हैं। आधुनिक समय में जनसंचार के साधन समाचार पत्र, टीवी, रेडियो आदि व्यक्ति के राजनीतिक ज्ञान को और उसके विचारों को दिशा के और उसका सशक्त माध्यम बन चुके। आज जो जनसंचार के साधन है उनके माध्यम से व्यक्ति बहुत अधिक प्रभावित हो रहा है, बहुत हद तक प्रभावित हो रहा है। यानी मीडिया जो है वो व्यक्ति को बहुत अधिक प्रभावित कर रहा है। जैसे भारत में ऐसा माना जाता है कि चुनाव आजकल मीडिया के दफ्तरों से लड़े जाते हैं, क्योंकि वे विभिन्न कार्यक्रमों से जनमत को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। मीडिया जो है वो ज्यादा से ज्यादा आम जनता के पास जाते हैं, आम जनता के पास जाकर के और विभिन्न दलों की जो बातें हैं, विभिन्न दलों के जो उसूल है, उनके नियम है, उनकी घोषणाएं हैं, उनकी जो अच्छाइयां हैं और उनके द्वारा जो कमियां हैं उनकी, उन सभी को उजागर करने का प्रयास करते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि वो एक सच्चा मीडिया जो है वो एक राजनीतिक दलों का एक सच्चा खाका वहां पर प्रस्तुत करता है, सच्ची तस्वीरें वहां पर उतार करके रखता है, जिससे नागरिक उसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। इस तरह राजनीतिक समाजीकरण किसी देश की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक होता है। समाज की राजनीतिक संस्कृति को निर्धारित करने में राजनीतिक समाजीकरण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। किसी देश में नागरिकों व सरकार के बीच अंतःक्रिया का अभाव पाया जाता है। नागरिक और सरकार, वहीं किसी और देश में सरकारों के कार्यों और नीतियों को प्रभावित करने में नागरिक महत्वपूर्ण भूमिका है। एक देश होता है जिसमें नागरिकों से बात ही नहीं होती और एक देश ऐसा होता है जिसमें नागरिकों की बातों का सम्मान किया जाता है, अर्थात ये व्यवस्था लोकतांत्रिक देशों में होती है। साम्यवादी या सर्वाधिकारवादी देश जो होते हैं वहां पर उनके नियमों को उन्हें फॉलो करना ही पड़ता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह अंतर वास्तव में राजनीतिक समाजीकरण के स्तर का अंतर है। कौन सा? नीतियों को प्रभावित करने वाला, अर्थात जो देश की सरकार और व्यक्ति के बीच में जो संबंध है, यह संबंध है वो राजनीतिक समाजीकरण के स्तर पर निर्भर करता है कि वहां का राजनीतिक समाजीकरण अगर स्वच्छ होता है, सकारात्मक होता है, अच्छा होता है, तो वहां के नागरिक सरकार के अधिक नजदीक होते हैं। सरकार उनकी बातों को जन कल्याण की भावनाओं के माध्यम से सरकार शासन करती है। जबकि अगर सर्वाधिकारवादी होती है वहां पर, तो वहां पर नियम है वो थोपे जाते हैं और नागरिकों को उन्हें दबे मन से, अर्थात दबे मन से उनका पालन करना पड़ता है। और आगे जाकर के एक समय ऐसा आता है कि जिसमें वहां पर क्रांति का जन्म होता है, अर्थात जनता जो है वो कब तक सहन करती रहेगी, सहन करते करते वह एक दिन फिर क्रांति को जन्म लेते हैं। तो आज ये राजनीतिक समाजीकरण बहुत छोटा ही पार्ट था और उम्मीद करता हूं आपके लिए बहुत अच्छा होगा। इसमें से कई प्रश्न भी आ सकते हैं। तो आज बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।